जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूं। आज की क्लास बायोलॉजी की ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है, हमारा ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है और लगभग हम इसमें 250 क्वेश्चन करेंगे आज। मतलब पहले हो चुके हैं 100 क्वेश्चन, आज करेंगे। तो ये सब हम लगभग 250 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और 250 नहीं है बल्कि 500 क्वेश्चन आपको करवाए हैं मैंने। आज हम जो 100 क्वेश्चन करेंगे इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक के बारे में। कुछ ऐसे हैं जिस पर केवल टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ होना है, ये आप जान लीजिए। पहले दिन के पहले पेपर से देख लीजिएगा आप। 17 अगस्त को जो पहला पेपर है उसी दिन देख लीजिएगा, पहली मीटिंग का देख लीजिएगा, आपको उसमें इससे आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। बताइए कंप्यूटर जी, क्या होगा इसका आंसर? कंप्यूटर जी बताएंगे? आप बताइएगा, आप भी तो कंप्यूटर ही हैं, है नहीं? और एग्जाम के समय तो बच्चा कंप्यूटर बन जाता है। छात्र इतनी तेजी से पढ़ता है और वो जो पढ़ता है उसको वो याद भी होता है, दबाव में पढ़ता है। ये मनुष्य का एक स्वाभाविक रूप है कि जब उस पर प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है और जो पढ़ता है उसको याद भी होता है, उसकी मेमोरी में जमा रहता है वो चीज, और वही चीज आपको एग्जाम में काम आती है। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग कौन सा सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? कौन होता है यूनिवर्सल डोनर? हलवा क्वेश्चन होगा। बी नहीं होता, ओ होता है। क्या होता है? ओ। अगर आपसे पूछ ले कि ओ में से कौन सा है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, तो बच्चों ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता। ना एंटीजन ए होता, ना एंटीजन बी होता, और ना ही आरएच फैक्टर होता। कौन सा? आरएच फैक्टर। ये ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं है, कोई आरएच फैक्टर नहीं है। जिनमें आरएच फैक्टर होता है, कौन सा होता है? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजन है, प्रोटीन है, जो लैंडस्टीनर और वीनर। एक तो आप जानते हैं ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। ये वो व्यक्ति है जिसने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और इसमें अगर वीनर का नाम जोड़ दो तो इन दोनों ने आरएच फैक्टर की खोज करी थी। आरएच फैक्टर की खोज करने के लिए रिहिसस प्रजाति के एक बंदर पर खोज करी गई थी। उस रिहिसस प्रजाति का जो बंदर था रिहिसस, उसकी स्पेलिंग आरएस से शुरू होती है। जो एंटीजन इस बंदर में पाया गया, कुछ लोगों में भी वो, कुछ मनुष्यों में भी वो एंटीजन पाया गया, तो जिसमें एंटीजन ये आरएच पाया जाता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसे नेगेटिव कहते हैं। याद रखिए बात, जिनमें ये आरएच फैक्टर यानी आरएच प्रोटीन है वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। वास्तव में क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में, देखिए कैसे आया था, मैं बताता हूं आपको। प्रश्न ये था, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत कौन सा रक्त चढ़ाया जाए बिना जांच किए? यानी हमें उसके, जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका समय नहीं है कि हम उसके ब्लड की जांच करें कि ए है या बी है या आपका ओ है, कौन सा ग्रुप है। तुरंत कौन सा ब्लड दे दिया जाए उसको, तो ओ नेगेटिव तुरंत दिया जा सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी खोज लैंडस्टीनर ने करी थी। ए एंटीजन और बी एंटीजन, ये दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक ए और एक बी। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन, जो आरबीसी के साथ पाया जाता है। आरबीसी के साथ एंटीबॉडी तो रक्त प्लाज्मा में होता है, और ये एंटीबॉडी रक्त प्लाज्मा में और एंटीजन
होता है आरबीसी के साथ। तो लैंडस्टीनर ने दो तरह के एंटीजन की खोज करी, यानी उसने जब खोज किया तो पाया कि प्रत्येक व्यक्तियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, और ये दो तरह का प्रोटीन है। एक प्रोटीन को नाम दिया गया ए और एक को नाम दिया गया बी। तो जिसके ब्लड में ए एंटीजन है, यानी ए वाला प्रोटीन है, उसे ए ब्लड ग्रुप कहा गया। जिसके में बी वाला है उसे बी ब्लड ग्रुप कहा गया। जिसमें दोनों प्रोटीन थे ए बी और बी बी, उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहा गया। और बच्चों जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं था उसे ओ ब्लड ग्रुप कहा गया। अदर्स कोई और होगा, है ना। जिसमें ए एंटीजन उसमें ए, उसका ए ब्लड ग्रुप, जिसमें बी एंटीजन उसका बी, और जिसमें ए बी उसका ए बी ब्लड ग्रुप। जिसमें कोई भी नहीं है एंटीजन वो ओ। अब है क्या, हमारा शरीर अपने आप में एक बहुत स्ट्रोंग मशीन है। जान लीजिए आप, हमारा शरीर कोई भी एक्स्ट्रा चीज को बर्दाश्त नहीं करता अपने अंदर। तो जितनी भी चीजें शरीर के अंदर होती है उनकी एंटीबॉडीज चीजें भी होती हैं। तो इसी आधार पर यह देखा गया कि जिसमें ए एंटीजन है उसके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज होना चाहिए वो एंटीबॉडीज आपका बी वाला होना चाहिए। क्या, बी। इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और बी वाले में ए एंटीजन, वो ए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होता है रक्त प्लाज्मा में। और ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और ओ वाले में दोनों होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। अब ये एंटीबॉडीज क्या हैं? एक्चुअली एंटीबॉडीज वो पदार्थ माने गए हैं जो इन पदार्थों को नष्ट करते हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप का है और उससे हमने ए रक्त ही दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होने की, क्योंकि उसमें ए एंटीजन है तो कोई दिक्कत नहीं होने की। ए वाले को ए वाला ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव पर हम लोग नहीं आए हैं। बी वाले को बी दिया है, कोनो समस्या नहीं है। ए बी वाले को ए बी दिया है, कोनो समस्या नहीं। यानी जब हम ऐसा करेंगे अपने ब्लड ग्रुप ही देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी उसके अंदर नहीं बनेगा। लेकिन गलती से अगर हमने ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति था और उसको हमने बी एंटीजन वाला, जिसके अंदर बी एंटीजन था, क्या था, बी एंटीजन, हमने ये रक्त दे दिया ए वाले को, बेचारे को गलती से हमने ये दे दिया। ए वाले के अंदर एंटीजन ए, बी वाले के अंदर एंटीजन बी, दोनों विरोधी एंटीजन एक दूसरे के, तो दोनों चिपक जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे। वाह भाई वाह, बहुत दिनों बाद मिलो भाई, गले लग जाओ हमारे। अब ये तो भाई दोनों गले मिलेंगे, आदमी चल बसेगा बेचारा, है नहीं। गले क्यों मिलेंगे कि जो एंटीजन ए है और जो एंटीजन बी है, जिसकी जैसे मान लिया सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ए नहीं है, मेरा बी ब्लड ग्रुप है, मतलब मैं बी है, मेरा बी ब्लड ग्रुप है, और मुझे ए वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया गलती से, तो जैसी ए वाले का ब्लड ग्रुप मेरी नसों में घूमेगा, नसों में चलेगा, तो मेरे अंदर तो ए बी एंटीजन है। अब जो ए एंटीजन एक्स्ट्रा आ गया तो मेरी बॉडी के अंदर उस जो एक्स्ट्रा बी आया, ए वाला आया है, ए एंटीजन आया, उसको समाप्त करने के लिए उसको उसके ऊपर हमला करेगा, और जो हमले करने वाला जो जीवाणु होगा उसे एंटीबॉडी कहेंगे। यह हमारे शरीर की प्राकृतिक विशेषता होती है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी एक्स्ट्रा चीज जब शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा शरीर उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। ये हम लोग WBC में पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स में। उसके अंदर ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, लड़ाकू कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, जो उस चीज को जो एक्स्ट्रा शरीर में आई है उसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही होता है। तो जैसे मैंने कहा आपको मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मुझे ए वाले का दे दिया गया, तो ए एंटीजन मेरे अंदर आ गया। तो जैसे ही ए एंटीजन मेरे अंदर आया तो जो मेरे अंदर जो बी वाला ब्लड ग्रुप था और जो था और बी एंटीजन था, वो एंटीजन तुरंत ए के एंटीजन साथ चिपक जाएगा, यानी एंटीबॉडी बनाएगा पहले मेरा शरीर। जो एंटीबॉडी बनाएगा, जो बी वाला था, वो एंटीबॉडी ए बनाएगा। क्या बनेगा? ए। ये ए है, ए वाला मुझे दिया गया है, तो उसके साथ दोस्ती कर लेगा। आजा भाई,
बहुत दिनों बाद मिले हैं और दोनों का आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे और नसों के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। जब नसों के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी तो व्यक्ति के हार्ट तक ब्लड नहीं जाएगा। और हार्ट भाई साहब तो ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा भी ब्लड कम आ रहा है ना हार्ट के अंदर, भाई अब हम कोई काम नहीं करेंगे, समझ जाइए आधे घंटे का टाइम है आपके पास, 1 घंटे का टाइम, तो हार्ट फेल हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो इसीलिए होती है। तो ये एंटीबॉडीज कब बनते हैं? जब कोई विपरीत समूह का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तब बनता है, ठीक ना, समझ गए होंगे। अच्छा, अब जो ए बी वाले हैं भाई साहब, अब जब ए बी वाले जो हैं ये ऐसे चालाक व्यक्ति हैं, ये सबसे ले सकते हैं, देंगे किसी को नहीं। ये यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही हैं, ये सबसे ब्लड लेते हैं, ये सर्वग्राही हैं, ए बी है। अब इसमें क्या ना, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, दोनों एंटीजन है। जब इसमें दोनों एंटीजन है और हमने ये से ए बी वाला है, ये बी वाले से ले लेगा, कोई दिक्कत। जब बी वाला इसके अंदर जाएगा ना, तो क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता। जब कोई एंटीबॉडी नहीं बनता तो चिपकेगा ही नहीं भाई साहब, ये दे दो और कोई दिक्कत नहीं है, चिपकने का ही नहीं, क्योंकि इन दोनों एंटीजन की वजह से के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, यह स्थिति। अच्छा, ओ वाले क्या करेंगे? ये तो बेचारे बहुत अमेरिकी जैसे लोग हैं, ये तो अमेरिका वास्तव में देखा जाए तो सबको देता है, बांटता है सबको, पर अमेरिका थोड़ा उल्टा करता है, वो लेता नहीं है, वो देता है सबको। अमेरिका हर जगह देता है, हथियार देता है सबको, लेता है उनसे उनकी सॉवरेनिटी, उनकी संप्रभुता छीनता है उनसे, है ना, उनकी संप्रभुता अपने पास रख लेता है। कोई वस्तु नहीं है संप्रभुता, एक व्यवहार है संप्रभुता। तो ए बी वाला जो होगा वो सबको दे देगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। जब इन भाई जी के पास कोई एंटीजन नहीं है, जब इनके पास कोई एंटीजन नहीं है ओ वाले के पास, अब मान लिया मेरा ब्लड ग्रुप बी है, अब मैंने ओ वाले से ले लिया, तो कोई एंटीजन ही नहीं है इसमें, तो मेरे अंदर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा भाई। मेरे अंदर एंटीबॉडीज कब बनेंगे? जब बी एंटीजन मेरे अंदर जाएगा, जब ए जाएगा, ठीक ना। जब ए भी जाए कि बी तो पहले से है ना, तो भी एंटीजन नहीं बनेगा। तो मैं जो होगा ना ओ वाला सबको दे देगा, तो मैं ओ वाले से ले लूंगा, बी वाले से, क्योंकि मेरा बी ले लूंगा, ए से नहीं ले सकता, क्योंकि ए जब मैं लूंगा तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगे, और बी से ले लूंगा, बी के तो क्या है, एंटीबॉडी बनने की ही नहीं। क्यों नहीं बनने के बी के खिलाफ? कि मेरा ब्लड ग्रुप पहले से बी है। ए बी वाले से ले लूंगा क्या? नहीं ले सकता, कि इसमें दोनों एंटीबॉडीज है, ए और बी। ये सबसे ले सकता, पर मैं नहीं ले सकता इससे। मैं क्यों नहीं ले सकता इससे? मैं इससे नहीं ले सकता कि इसमें क्या है, इसमें एंटीबॉडीज ए बी है, बी भी है, मेरा बी है। जैसे मेरे अंदर गया, बी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ए बी तो है, तो मेरे अंदर क्या करेगा, ये उस ए के साथ चिपकने का प्रयास करेगा। तो मैं जो हूं, मैं किसे ले सकता हूं? केवल जो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, बी वाले से या ओ वाले से ले सकता हूं। ये जो भाई साहब ये देंगे किसी को नहीं, ले लेंगे सबसे, ठीक है, देंगे, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनता। अच्छा, अब बात आती है आरएच फैक्टर की। इसकी आरएच फैक्टर की, आरएच फैक्टर क्या होता है? मैंने बताया आपको, रीसस प्रजाति के बंदर पर लैंड स्टीनर और किसने, विनर ने खोज करी थी। और एक विशेष प्रकार का प्रोटीन आरएच प्रोटीन है। जिन व्यक्तियों में ये पाया जाता है उन्हें पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें ये नहीं होता उन्हें नेगेटिव कहते हैं। ये बात है बस, जिनमें है उन्हें पॉजिटिव, जिनमें नहीं है उन्हें नेगेटिव कहते हैं। अब है क्या पॉजिटिव नेगेटिव? अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, एक का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, यानी इसमें आरएच फैक्टर क्या है? इसमें आरएच फैक्टर नहीं है, इसमें है। अब हमने क्या हुआ, इस आरएच पॉजिटिव वाले का इस नेगेटिव वाले को दे दिया। तो जैसे हमने नेगेटिव वाले को दिया, तो जो आरएच फैक्टर इसके अंदर है वो इसके अंदर पहुंच गया।
एक्स्ट्रा प्रोटीन इसके अंदर पहुंच गया। जैसे ही एक्स्ट्रा प्रोटीन इसके अंदर पहुंचा ए वाले के अंदर, तो ए वाले का जो शरीर का जो मैनेजमेंट है, जो मैकेनिज्म है शरीर का, वो तुरंत आरएच फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। एंटीबॉडी तुरंत बनाएगा। तो जैसी एंटीबॉडी बनेंगे किसके खिलाफ? आरएच के खिलाफ। किसके ब्लड ग्रुप में? ए वाले के में। तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए निगेटिव वाले का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कभी नहीं चढ़ सकता। अब दिमाग में आगे जी, क्या पॉजिटिव वाले को नेगेटिव दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। अगर ए ही है और ए निगेटिव है, तो ए वाले का चढ़ गया तो कोई समस्या उसमें नहीं आती है। लेकिन सामान्यतः जो डॉक्टर होते हैं वो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव ही चढ़ाते हैं, ठीक ना। तो लेकिन अगर इससे इसको जा रहा है तो समस्या नहीं आने की, कि इसमें आरएच फैक्टर नहीं है, इसमें है तो कोई दिक्कत, कुछ बनने का ही नहीं इसमें। तो मेडिकल के हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं आती है, पर व्यवहारिकता के स्तर पर इनको ऐसा करते नहीं है। अच्छा, अब मैंने कहा था ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों है? ओ नेगेटिव क्योंकि इसमें ना तो आरएच फैक्टर है और ना ही इसमें कोई अन्य एंटीजन है, ना तो एंटीजन है ए और बी और ना आरएच फैक्टर है, तो किसी को दे दो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबसे रेयर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। था ना ये ब्लड ग्रुप किसका? सुल्तान का। कौन सा? ओ नेगेटिव। किस सुल्तान का? सलमान खान का, है ना, मूवी सलमान खान। तो उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है और ओ नेगेटिव वाले बहुत रेयर होते हैं सब, क्योंकि तो सब, हालांकि ब्लड ग्रुप से किसी के व्यवहार का, किसी के उसका कोई आकलन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप से किसी का व्यवहार नहीं बदलता, किसी की शकल सूरत नहीं बदलती है। ब्लड ग्रुप का इनसे कोई मतलब नहीं होता है। ओ नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है बस। कि ओ नेगेटिव क्या है कि ये ओ नेगेटिव से ही ले सकता है और किसी से नहीं लेगा। ना ए नेगेटिव से ले सकता, ना बी नेगेटिव से ले सकता। ए नेगेटिव से ले लिया तो ए में तो ए एंटीजन है, एंटीबॉडी बन जाएगा। बी वाले के पास बी एंटीजन है, बी एंटीबॉडी बन जाएगा। पॉजिटिव वाले का ले लिया, कोई है नहीं आरएच फैक्टर, एंटीबॉडी बन जाएगा, चिपक जाएगा। तो बेचारा ओ नेगेटिव से ही ले सकता है और दे सबको सकता है। सबको दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेगा किससे? ओ नेगेटिव से। इसलिए ओ नेगेटिव वालों के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ओ नेगेटिव वालों के, उसमें 8, 10, 20 लोग होते हैं, ताकि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत हम उसे संपर्क करके उसका ब्लड ले सकें। तो ओ नेगेटिव सबसे रेयर है। सुल्तान का यही था, ठीक ना, सुल्तान मूवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे, बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक ना। रक्त समूह की खोज किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नहीं, इसने करी थी किसकी? एंटीबायोटिक औषधि की, पेनिसिलिन। किसकी? पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सी औषधि? ये कवक से बनी थी। किससे बनी थी? कवक। कवक वो पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक ये दो ऐसे पौधे हैं, ऐसे प्लांट है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये दोनों पौधे में आते हैं। जीवाणु भी पौधे में आता है, प्लांट, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है, सेल वेल होती है। सेम यही कवक है ना। किसने करी खोज की? फ्लेमिंग ने करी थी पेनिसिलिन खोज। ये पहला एंटीबायोटिक औषधि है दुनिया की, जीवाणु रोधी औषधि। किससे तैयार करती? कवक से तैयार करती। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे। रॉबर्ट कोच, ये तो कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। लैंड स्टीनर, हमने पढ़ा था अभी, कार्ल लैंड स्टीनर, ये इसका आंसर है। कार्ल लैंड स्टीनर ब्लड समूह की खोज करती। पूछे आरएच फैक्टर किसने करी, तो जोड़ देना इसमें वीनर। क्या जोड़ दोगे? वीनर जोड़ दोगे, वीनर। ओकर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान सब लोग जानते हैं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ना, क्षारीय होता है हमारा ब्लड, ठीक है। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इन्फेक्शन के दौरान देखो, विटामिन ए, विटामिन सी,
ये दोनों विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, बल्कि विटामिन सी तो विषाणु रोधी विटामिन भी है, घाव भरने वाला विटामिन भी है विटामिन सी। विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन विटामिन है जो सेव में पाया जाता है। अब ये पूछेंगे कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है, संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल ये तो हीमोग्लोबिन का संचरण करती है पूरे शरीर के अंदर, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जाता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी कोशिकाओं के पास तक पहुंचता है और कोशिकाओं से फिर यही हीमोग्लोबिन कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेकर हमारे हार्ट से होता हुआ हमारे फेफड़ों में आता है और CO2 हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। ये काम कौन करता है? आरबीसी करता है। रेड ब्लड सेल्स करती है, हीमोग्लोबिन की बनी होती है, इससे लाल रंग की होती है। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा हमारे रक्त का जो जलीय भाग है वो रक्त प्लाज्मा होता है, जो तरल भाग है। और हमारे ब्लड का आप जानते होंगे 55% भाग जो है वो प्लाज्मा का है और बाकी 45 भाग क्या है हमारे उसका? 45% भाग जो है वो हमारे शरीर का रक्त कणिकाओं का है, ब्लड सेल्स का है। किसका है? ब्लड सेल्स का 45% भाग। 55% क्या है? प्लाज्मा है, जलीय भाग है। इस 55% का 90% भाग जल होता है और शेष 8 से 10% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो इसका प्लाज्मा का हिस्सा होता है। तो प्लाज्मा हमारे द्रव, हमारे ब्लड का जलीय भाग है। कौन सा भाग है? जलीय भाग। हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब मिला के 45% होती हैं। जो ये आपका जो जलीय भाग में बता रक्त प्लाज्मा 55 है, इसका 90% भाग जल होता है और 8 से 10% भाग जो आपका एंटीबॉडीज वगैरह है, जिसे इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं भरे रहते हैं इसमें जलीय वाले भाग में। जो आपका ये 45% है आरबीसी, आप जानते हैं कि 99% भाग तो आरबीसी ही है हमारी रक्त कणिकाओं का। फिर डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये सब चीजें हमारी रक्त कणिकाओं का हिस्सा होता है जो 45% में आता है। हीमोग्लोबिन बता मैंने आपको, हीमोग्लोबिन, हीमो तो क्या है? एक प्रकार का हीमो, एक प्रकार हीमो मतलब होता है आयरन, ये लोहा होता है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ये एक अस्थायी यौगिक होता है। कैसा यौगिक ध्यान आप? ये अस्थायी यौगिक है। अस्थायी का मतलब होता है अस्थायी यौगिक, ये जल्दी टूट जाता है। जब इसमें मिलती है ऑक्सीजन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब मिलते हैं CO2 तो कार्बोक्सो हीमोग्लोबिन बन जाता है। जब हीमोग्लोबिन चलता है ऑक्सीजन को लेकर तो वो रक्त होता है हमारा चटक लाल, चटक लाल रंग का होता है। और जब होता है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो CO2 लेकर चलता है वो होता है गाढ़ा लाल, गाढ़ा लाल। कभी अगर आपने किसी की दुर्घटना देखी है, एक्सीडेंट देखा है, तो आपने देखा होगा कि नीचे ना जब ब्लड पड़ा होता है तो उसमें कुछ तो गाढ़ा लाल होता है, बिल्कुल गाढ़ा लाल, वो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला है। कुछ होता है थोड़ा चटक लाल, बिल्कुल एकदम लाल रंग का, वो होता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ये इसका आंसर है, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी संक्रमण रोधी होती हैं। ये संक्रमण रोधी होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं, कणिकायुक्त और एककणिकायुक्त। अलग होती है, लिकोसाइट, मोनोसाइट अलग अलग होती है, बाद में देखेंगे उसको। ठीक ना? तो डब्ल्यूबीसी होती है संक्रमण रोधी, ये हमको बचाती है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जानते आप जीवन काल, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। बनती कहां है? लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं, रेड बोन मैरो में। लाल अस्थि मज्जा कहां होता है? जो हमारी जो हड्डियां मैंने जो बताई थी आपको, फीमर, पसलियां, बोन मैरो और खोपड़ी जो अंदर से खोखली होती है, उन सब के अंदर रेड बोन मैरो भरा होता है, वहीं आरबीसी बनती है और 120 दिन तक जीवित रहती हैं और 120 दिन के बाद काम करने के बाद प्लीहा स्प्लीन में जाकर ये नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, भ्रूण के अंदर कहां बनती है ना? जब भ्रूण होता है, भ्रूण एम्ब्रो बोलते हैं इसको, भ्रूण के अंदर ये बनती है यकृत में। कहां बनती? यकृत में। ध्यान रखना, जब भ्रूण होता है, जब तक हार्ट मतलब उसमें हड्डी नहीं बनती ना उसमें, बच्चे में, उसमें होता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज होता है मुलायम, उसमें बोन मैरो नहीं होता है। तो आरबीसी कहां बनेगी? भ्रूण अवस्था में आरबीसी यकृत में बनती है।
और यकृत के बाद प्लीहा में ही समाप्त होती है। प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली एक ही अंग के नाम है। यकृत कह लो, लीवर कह लो, जिगर कह लो, एक ही नाम है। प्लीहा कह लो, स्प्लीन कह लो, तिल्ली कह लो, एक ही नाम है। तो भ्रूण अवस्था में कहां बनती है? यकृत बनती है और इसी के पास नस होती है भ्रूण अवस्था में। आरबीसी कितनी होती है? 5 मिलियन यानी 50 लाख पुरुषों में होती है और 4.5 मिलियन महिलाओं में, 45 लाख महिलाओं में होती है। ठीक, अगर ये आरबीसी बोलते ना आयरन कम हो गया तो एनीमिया बोलते हैं, और बढ़ गया तो लोहमयता बोलते हैं। लोहमयता, आरबीसी बढ़ना घटना। एक स्वस्थ मनुष्य में 12 से 15% तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे 10 तक कोई दिक्कत नहीं होती है, 11 तक तो कोई दिक्कत, 10 तक कोई दिक्कत नहीं है, 9 तक भी आदमी कवर कर लेता है। अगर इससे नीचे आता है धीरे धीरे 5, 6, 7% तक पहुंच जाता है तो उसे एनीमिया बोलते हैं, रक्त की कमी बोलते हैं। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल होती है, इनकी संख्या कम होती है। इनकी संख्या 5000 से लेकर 9000 तक होती है सामान्य अवस्था में। लेकिन जब कोई संक्रमण बाहर से आता है, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु, वायरस, कवक शरीर में प्रवेश कर गया तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। बुद्रन आप टेस्ट करवाते हो TLC का, जो आप TLC टेस्ट करवाते हो, टोटल ल्यूकोसाइट सेल्स, अगर ये 10,000 से ज्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर संक्रमण है, WBC बढ़ रही है। WBC कब बढ़ती है? जब कोई बाहरी जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो ये TLC बढ़ जाती है। जितनी बढ़ी हुई मिलेगी उतना आपका संक्रमण ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगी संक्रमण कम मिलेगा, ठीक ना। इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भी होती हैं। एक शरीर की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाती है और एक जो जीवाणु आ गया उन्हें मारती है, खत्म करती है, उनको विक्षरण करता है, ये जहां पहुंची वहीं खत्म कर देती है। तो ये WBC संक्रमण होती है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान में क्या कहते हैं? बच्चों, अगर WBC ज्यादा होती है उसे लुकीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लुकीमिया। लुकीमिया ही ब्लड कैंसर होता है, रक्त कैंसर। ब्लड कैंसर क्या होता है? लुकीमिया होता है। ध्यान रखिए आप, ब्लड कैंसर क्या होता है? लुकीमिया होता है ब्लड कैंसर। कि ब्लड कैंसर में बोन मैरो प्रभावित होता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में क्या होता है कि आरबीसी नहीं बनती। जब आरबीसी नहीं बनती तो इसका मतलब हमारा शरीर ये समझता है कि कोई भारी अटैक हो चुका है, तो ये WBC को बढ़ा देता है। WBC बढ़ती रहती है, बढ़ती 30,000, 40,000, 50,000 तक पहुंच जाती है WBC। ये TLC बढ़ते बढ़ते उसे बोलते हैं लुकीमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, मतलब आपको अस्थि मज्जा बनती है। किसमें? अस्थि। कौन सा अस्थि मज्जा में? वो भी लाल अस्थि मज्जा में। WBC का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना। WBC बनती है और आरबीसी विनाश होता है। कहां बनती है WBC? मतलब आपको प्लीहा, यहां WBC बनती है और आरबीसी का क्या होता है? विनाश होता है, प्लीहा। इसी को स्प्लीन बोलते हैं, इसी को तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं, प्लीहा। प्लाज्मा में जल का भाग कितना है? बताया मैंने आपको, प्लाज्मा में जल होता है 90% तक। कितना? 90%। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित कितनी मात्रा में पेशाब कर सकता है? एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर तक, 24 घंटे में वो 1.5 लीटर तक पेशाब करता है। ध्यान रखिए आप। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना पानी पी रहे हो। कम पी रहे हो तो कम बनेगा, ज्यादा पी रहे हो तो ज्यादा पेशाब आएगा, ठीक ना। मूत्र जो बनता है वो इसका अलग अलग होता है। तो औसत मनुष्य जो पानी पीता है दिन में, अगर वो 2-3 लीटर पानी पी रहा है तो वो औसतन 1.5 लीटर मूत्र ही बनता है। और मूत्र का रंग बच्चों हल्का पीले रंग का होता है। वो होता है हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके टूटने से जो यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और मूत्र में 90% से अधिक, 98% के आसपास, 90% के आसपास, 92% जल होता है। और बाकी में यूरिया है,
2% यूरिया होता है हमारे मूत्र में। और जहां मूत्र करता है मनुष्य, वहां से स्मेल आती है ना, जैसे पेशाब भर है, तो जो स्मेल आती है वो अमोनिया की आती है। पर हमारे मूत्र में तो अमोनिया नहीं होती, क्योंकि जहां हम पेशाब करते हैं वहां यूरिया इकट्ठा हो जाता है। उस यूरिया में गंदगी की वजह से कुछ जीवाणु पैदा होते हैं, वो जीवाणु उस यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें किसकी स्मेल आती है वहां से? अमोनिया की आती है। और आप जानते हो, जिसने बायोलॉजी ढंग से पढ़ी है, अच्छे तरीके से पढ़ी है, हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल होता है, जब प्रोटीन टूटता है अमीनो अम्ल में, तो अमोनिया बनता है। उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य यकृत करता है। याद रहेगी बात? यकृत। देखिए आप, अमीनो अम्ल जब प्रोटीन शरीर में टूटता है, अमीनो अम्ल में टूटता है, तो अमोनिया बनता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम यकृत करता है। किसको? अमोनिया को यूरिया में बदलकर काम कौन करता है? यकृत करता है। और इस यूरिया को रक्त से अलग करने का काम किडनी करती है। कौन करती है? किडनी करती है। और फिर ये यूरिया हमारे मूत्र के माध्यम से, जो कि हमारे पेशाब का लगभग 2% होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक ना? इतना महत्वपूर्ण काम लीवर करता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में जो किडनी होती है वो ब्लड साफ करने का काम करती है, उसे डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। कई बार जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो वो सही से साफ नहीं कर पाती ब्लड को, क्योंकि लगभग किडनी 1 मिनट में 1300 लीटर के आसपास, 1300 लीटर के आस 1300 मतलब 1300 लीटर के आसपास, यानी 1 लीटर 300 ml के आसपास ब्लड साफ करती है। कितना महत्वपूर्ण काम करती है किडनी। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अच्छे बताइए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ किडनी? किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी कहते हैं किसके अध्ययन को? किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी ये किडनी का अध्ययन कहलाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी का डॉक्टर होता है, तो नेफ्रोलॉजी है। नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन, ध्यान रखें बच्चों, नेफ्रॉन जो होती है ये किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन। इन्हीं नेफ्रॉन से हमारा रक्त साफ होता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, वो रक्त वापस हमारे फिर ब्लड में चला जाता है, मतलब वो ब्लड उसमें हम नसों में चला जाता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये होती है स्थिति। इसको बोलते हैं डायलिसिस। कृत्रिम तरीके से डायलिसिस होता है। याद रखिए आपको बात। देखिए, ये होती है हमारी किडनी। किडनी को बच्चों साइलेंट किलर बोलते हैं। किडनी ऐसा अंग होता है कि अगर ये 80% भी खराब होगी तो भी काम करती है। पता चलेगा आपको तब पता चलेगा जब ये 10% काम कर रही है। अरे बाप रे, एक किडनी ही खराब हो गया है, अब क्या करिएगा? तो इसे बोलते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर किसको? किडनी को। देखो, ये आपका जो ब्लड है ना, जो नीले वाला ब्लड है, एक ही ब्लड आ रहा, एक ही लाल ब्लड आ रहा। ये नीले और लाल आप जानते होंगे। जो लाल होता है वो हमारा ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन वाला होता है, और जो नीला जिसमें दिखाया जाता है वो वो होता है आपका कार्बन वाला, यानी जो अशुद्ध रक्त है। तो ये सब इसमें आता है ब्लड। ये इसके नेफ्रॉन है। आपको दिख रहा है जाल जाले से, ये जाले जाले इसमें नेफ्रॉन है। ये बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, इसमें लाखों की संख्या में होता है नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन है इनसे हमारा ब्लड छनता है और वापस हमारी जो है इस लाल वाली नस में आके पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और जो ये अपशिष्ट बच गया आपका, जो अपशिष्ट बच गया, ये हमारे इसके माध्यम से, देखिए आप ये दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। तो ये यूरेटर जो है ये इसमें आ जाता है, यहां पर हमारा पेशाब, पानी जाएगा अंदर, ब्लड भी अंदर जाएगा, ब्लड साफ होगा, साफ होने के बाद इस लाल के माध्यम से
ये मतलब आर्टरी बोलते हैं इसको, धमनी बोलते हैं, जो ब्लड लेके जाती है हार्ट की तरफ को, और वेन्स जो ब्लड लेकर आती हैं शरीर से, ठीक ना, वो वेन्स होती हैं, आर्टरी धमनियां होती हैं। तो ये लाल इसमें जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट फिर उस ब्लड को पूरी जगह फैला देगा। हार्ट का काम केवल पंप करना है ब्लड को। जो बच गया अवशेष, आपका अवशेष बच गया, उस जल के माध्यम से आपके यूरेटर में आ गया, और इस नली के माध्यम से फिर आपकी पेशाब की थैली में पहुंच गया, और वहां से आपके मूत्र मार्ग से होता हुआ बाहर निकल गया। जो पथरी बनती है यही बनती है बच्चों। पथरी कई बार यहां होती है, पथरी कई बार यहां होती है, कई बार यहां होती है, कई बार यहां होती है, और जब निकलने वाली तो यहां हो जाती हो। जितना आपको जो यूरेटर होता है, ये यूरेटर, इसका जो मोटाई है बच्चों 8 mm की होती है औसतन। एक सामान्य मनुष्य में कितनी होती है? 8 mm की होती है। यानी अगर 8 mm तक की पथरी है, 7 mm तक की है, तो 6 mm तक की है, 5 की है, 4 की है, तो वो पथरी आसानी से निकल जाएगी। 8 से अगर बड़ी पथरी है 9 की है, 10 की है, तो एक टुकड़े में नहीं निकलेगी, वो यहां का टूट गई, टूट के कुछ बुरुदा बन गया। एक कोई 10 mm की थी, टूट के कोई 2 mm की अलग होगी, 3 mm की अलग होगी, तो 3 mm की जब निकल, तो 3 mm की तो पता नहीं चलना कब निकल के चलेगी। जब निकलेगी 10 में से 7 mm की, तब होगा अरे बाप रे बाप कितना दर्द हो रहा है। तो तब दर्द होगा आपको ना, ऐसे फूल जाता है यूरेटर। तो यूरेटर में कई बार स्वेलिंग आ जाती है इसकी वजह से, तो पथरी यहां आके फंस जाती है। जैसे पूछेगी पेशाब की थैली में, तो वहां से तो पेशाब से ना आपका जब प्रेशर बनेगा तो पथरी बाहर निकल जाएगी। तो पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट से या फिर यूरिक एसिड से बनती है। पथरी केवल कैल्शियम ऑक्सलेट की नहीं होती है, पथरी के कई कॉम्बिनेशन होते हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं। यूरिक एसिड की पथरी भी होती है और कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी भी होती है। पथरी जमती यहीं पर है हमेशा, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी। जब तक पथरी यहां पड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तक दुनिया में लगभग 1 kg 1 किलोग्राम की पथरी हुई है गुर्दे के अंदर। देखिए आप, 1 किलोग्राम की पथरी हुई है। उस पथरी को फिर हम बाहर से ना, यहां से किडनी को पेंचर करके, किडनी को यहां से काट के, तब वो पथरी बाहर निकालते हैं। पथरी अगर यहां पड़ी हुई है तो कोई समस्या पैदा नहीं करेगी, क्योंकि आपको दर्द वर्द महसूस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग आ जाएगी आपकी किडनी में, ये बोलते हैं हाइड्रोपोरोसिस। वो हाइड्रोपोरोसिस कह रहा हूं, हाइड्रो से, हाँ उसको शायद हाइड्रोपोरोसिस ही बोलते हैं उसको, हाइड्रोपोरोसिस नहीं बोलते उसको, कुछ बोलते हैं हाइड्रोसोफिया या कुछ ऐसे बोलते हैं, क्या नाम होता है उसका याद नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए, तो वो पानी भर जाएगा यहां पर। जब पानी भर जाएगा तो फूल जाएगी थोड़ी गुर्दा, आपकी गुर्दा फूल जाएगा। जब वो पथरी जी यहां से चलकर, चलिए भाई अब हम निकलते हैं, यहां तक पहुंचेगी, तब आपको दर्द होना महसूस होगा। यहां पर आपको दर्द नहीं होने का, यहां पड़ी रहे, आधा किलो की हो चाहे 1 किलो की हो, चाहे 15 mm की, 20 mm की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यहां पड़ी हुई है तो दिक्कत नहीं करेगी। अगर वो यहां से चलकर चल दी, वो पथरी यहां पर आके अटक गई, तो अब आपका पेशाब आना बंद हो जाएगा, वो आपको दर्द करेगी, असहनीय दर्द करेगी। वो दर्द तब होता है जब आपका यूटर ऐसे चौड़ा होने लगता है, ये होता है, ये आपकी पथरी होगी। यहां पे थे हम, क्योंकि अपन नेफ्रोलॉजी, किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रोलॉजी है। किडनी का पूरा फंक्शन समझने के लिए हम जो कल की हमारी जो क्लास होगी वो हम करेंगे, ठीक ना, क्योंकि आज केवल सब कुछ किडनी के बारे में नहीं पता जा सकता, तो डायलिसिस कहलाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग होता है, पता मैंने आपको, गुर्दे के द्वारा। गुर्दा बोलते हैं, वृक बोलते हैं, ठीक ना, गुर्दा कह लीजिए आप, वृक कह लीजिए आप, जो आपकी इच्छा हो आप वो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कहने में। गुर्दा कह लो, वृक कह लो, किडनी कह लो, ये यूरिया को अलग करता है ब्लड से। वृक से प्रति मिनट औसतन कितना प्रभावित होता है, इसमें 1000 सीसी, 2 सीसी नहीं, 1200 सीसी
लगभग 1300 का होता है, पर इसमें क्योंकि ऑप्शन में 1200 है तो 1200 सीसी प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है गुर्दे के अंदर से। 1 मिनट में देखिए आप इतना ब्लड कितनी तेजी से काम करती होगी हमारे। और ये किडनियां 24 घंटे ताउम्र काम करती हैं। जबकि जब हम डायलिसिस कृत्रिम तरीके से करवाते हैं तो डायलिसिस चलती है 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बस। कई बार तो ऐसा होता है कि डायलिसिस जो हमने ब्लड साफ किया कृत्रिम तरीके से वो 1 ही 2 ही दिन चलता है। यानी कृत्रिम तरीके से भी अगर हमको ब्लड साफ करना है तो भी किडनी हल्की मात्रा में काम करती रहनी चाहिए। अच्छा, किडनी जो होती है, क्या अगर किसी को एक किडनी है तो क्या वो व्यक्ति पूरी उम्र जी सकता है? बिल्कुल, वो 70-80 साल तक जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उसे पता ना हो कि उसकी एक किडनी है। क्योंकि अगर पता चल गया कि तेरे तो एक ही किडनी है तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी वो बात, हाय राम मेरे तो एक ही किडनी है, हाय राम मैं ये नहीं खाऊंगा, हाय राम मैं ये नहीं खाऊंगा कि मेरे तो एक ही किडनी है। तो जैसे दिमाग में बैठेगी तो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए अगर पता ना चले कि आपको एक ही किडनी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिसके एक किडनी होती है उसकी क्षमता दोनों किडनी के बराबर होती है, उसका आकार भी बड़ा होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो जन्म से ही एक किडनी लेकर पैदा होते हैं, कोई समस्या नहीं होती उनको, उनकी किडनी का आकार भी सामान्य किडनी से बड़ा होता है और कार्य क्षमता भी ज्यादा होती है, तो कोई समस्या नहीं है। अगर किसी किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरे व्यक्ति किडनी लगाते हैं उसको, तो भी वो व्यक्ति जीवन भर जी सकता है। हाँ, उसको दवाइयां खानी पड़ेगी कि हमारे शरीर में दूसरे की व्यक्ति किडनी आती है तो हमारा शरीर उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको फेल करने का प्रयास करता है। तो हमारे शरीर की जो ये क्षमता है उसको फेल करने की, इसके लिए हमको दवाई खानी पड़ती है। देखिए, हम वो दवाई खाते रहेंगे और हमारी किडनी उसको एक्सेप्ट, हमारा शरीर उस किडनी को एक्सेप्ट करे रहेगा। तो इसलिए होता है डॉक्टर बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट तो करा लो पर चांस कम होते हैं, वो इसीलिए होते हैं तो मैन टू मैन वेरी करता है। हर आदमी का शरीर अलग अलग तरीके का होता है, शरीर की जो संरचना तो एक ऐसी है, जो मशीन कार्य कर रही हो अलग अलग कर रही है। 2 ट्रैक्टर ले लो समान, कोई भी हो, मैसी फर्गुसन हो, महिंद्रा का हो, फार्म ट्रैक हो, 2 बिल्कुल सेम मशीन वाले, एक जैसे चलाओ, एक जैसा काम करो, 3-4 साल बाद देखो तीनों के इंजन की स्थिति अलग अलग मिलेगी आपको। जबकि काम एक जैसा कर रहे, तेल एक जैसा पी रहे, ये हर चीज का अलग अलग चीजें होती हैं। तो मैन टू मैन वेरी करता है, किसी की किडनी पूरी काम भी करती है ट्रांसप्लांट के बाद, किसी की नहीं भी करती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी किससे बनी होती है? प्राय किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम? इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होगा आंसर, कैल्शियम ऑक्सलेट। एक किसकी होती है? यूरिक एसिड की भी होती है, यूरिक एसिड की भी बनी होती है पत्थरी, ध्यान रखेगा आप। कशेरुक रज्जु स्पिनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? स्पिनल कोड, चलो उसको हम कल पढ़ेंगे। प्रति एक्चुअली मेरी रज्जु वो जो चीज है ना, जो तंत्रिका तंत्र है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम हम पूरा हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे। कितने न्यूरॉन्स बॉडी के अंदर है, सारी की सारी चीजें चर्चा करेंगे। प्रवृत्ति क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई चीज देखी, हम तुरंत पीछे हट गए, आप चल लो आराम से मौज मस्ती गाना गाते चलो, चल रहे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, और अचानक सांप सामने, अरे बाप रे सांप आ गया, तो पीछे हटोगे आप, वो एक्शन का रिएक्शन है। किसी को आपने जब तो उसे देख के आपको उसको भी आ जाएगी, आपको देख के, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, रिफ्लेक्स एक्शन यानी क्रिया की तुरंत क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, आप इसे किसको, आपको जैसे नाक में कुछ गया तो तुरंत छींक आ जाएगी आपको, रिफ्लेक्स एक्शन। आपको थोड़ा भूख लग रही है, स्वादिष्ट व्यंजन आपके सामने, रसेदार बढ़िया रसगुल्ले, बर्फी, ठीक है ना, गुलाब जामुन, रसमलाई, बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन रखे हुए हैं, तो मुंह में एकदम पानी आ जाता है, लार आ जाती है मुंह में, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी किसी को
चीज को देखकर तुरंत हमारे सिर में जो परिवर्तन आता है वो बच्चों होता है रिफ्लेक्स एक्शन। वो रिफ्लेक्स जो एक्शन होता है उसको चेंज करती है कशेरु की मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है उसको। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेरम तो अलग काम करता है, याददाश्त का काम करता है, सीखने का काम करता है, रचनात्मक काम। सबसे बड़ा भाग सेरिबेरम ही होता है। सेरिबेरम जो पिछला भाग होता है ब्रेन का, उसका काम अलग होता है। ये बैलेंस बनाने का काम करता है। नर्वस सेल्स अलग होती हैं, ये पूरे शरीर में फैली होती हैं। तो स्पाइनल कोड जो होता है ये काम करता है प्रति व्यक्ति रिफ्लेक्स एक्शन की क्रियाओं को। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? मेडुला ऑब्लोगेंटा, सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी। स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। किसमें होती है? सेरिब्रम में होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं ब्रेन का आकार। देखो बच्चों, ये ब्रेन का आकार है हमारी बॉडी के। ये हमारा ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन होता है इस तरह का। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। ये फ्रंटल लूब है, ये टेम्पोरल लूब है, ये आपका ऑक्सीपिटल है, ये आपका पैरेटल लूब है, ये आपका सेरिबेलम है, ये आपका ब्रेनस्टेम है, ये आपका जो है ना नीचे ये आपका मेडुला ऑब्लोगेंटा होता है जहां चिपका होता है। तो ये ऊपर का भाग है जो पूरा भाग होता है, लगभग 2/3 भाग परसेंट भाग सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम में याददाश्त का काम करता है, रचनात्मक कार्य करता है, सोचने समझने की चीजों को देखता है, याददाश्त को देखता है। सेरिब्रम कौन सा? सेरिब्रम। अब इस सेरिब्रम में 4 अलग अलग लूप्स होती हैं। फ्रंटल लूप होती है, सामने वाला, बिल्कुल ये सामने वाली हिस्सा, जिसको फ्रंटल लूप बोलते हैं। रचनात्मक चीजों को याददाश्त करने को, ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रण, जैसे हाथ चल रहे, बोल पा रहे, वो सब फ्रंटल लूप करता है। टेम्पोरल लूप सुनना, किसी की भाषा को समझना, किसी बोली को समझना, ये करता है टेम्पोरल। गंध को महसूस करना, टेम्पोरल करता है। गंध को महसूस करना, वाणी को समझना, किसी की क्या बोल रहा है, आवाज को पहचानना। मान लिया कोई आपका मित्र आपको 10 साल बाद फोन करता है, और भाई महेश बाबू कैसे हो? कौन बोल रहा है? अरे दीपक, वाह 10 साल बाद आवाज कैसे पहचानी? ट्रम्पल से पहचानी। किसे? इससे। तो हमको आवाज, देखो आवाज तो आती है हमको, हम देखना और सुनना दोनों समझने का हम ब्रेन से करते हैं। दिखाई हमको दे रहा आंखों से, प्रतिबिंब हमारी आंखें बना रही हैं, पर वो क्या चीज है ये हमारा ब्रेन दिखा रहा है हमको। एक व्यक्ति को आप ये वाला कलर दिखाओ जो अनपढ़ व्यक्ति हो, क्या बोलेगा? कहां पे कुछ रंग तो अलग है पर नाम नहीं जानता है क्या है नहीं? तो उसको लोग को दिख तो आके रही है, दिखा तो उसको आके रही है, पर ये है क्या? ये दिमाग बताता है, यही आवाज है। कोई चाइनीज आपसे आके बोले, कोई आपसे नेपाली बोले, तमिल बोले कोई आपसे आके, आप समझ पाओगे नहीं, कि आपका टेम्परल जो आपका जो माइंड है उसमें ये सेट नहीं है। तो वाणी को समझना, हाँ कि हाँ भाई यार ये तो तमिल है, अरे तो पंजाबी बोल रहा है, हम जो वाणी समझते हैं वो टेम्परल से समझते हैं। और गंध के लिए भी यही है, हाँ खुशबू अच्छी है, गुलाब की खुशबू है, टेम्परल करता है। ठीक, अच्छा। ऑक्सीपिटल, ये वाली ऑक्सीपिटल हमारी जो प्रकाश संवेदनाएं होती हैं, प्रकाश संवेदना, इसको कंट्रोल करता है। प्रकाश संवेदना। पेरिटल, यह हमारा स्वाद, स्पर्श, स्वाद स्पर्श करना, किसी को प्रेम की भावनाएं हो, स्वाद चखना हो किसी चीज का। गंध नहीं, गंध अलग है, स्वाद अलग है। गंध अलग हो सकती है, स्वाद क्या होगा? अलग होगा, दोनों अलग अलग हैं। तो स्वाद हो, प्रेम हो, स्पर्श हो, ठीक ना, वो सब कौन करता है? पेरिटल लूप करती है। तो चारों अलग अलग किसका हिस्सा है?
ये सेरिब्रल का हिस्सा है। पूछे अगर आपसे, मैंने आपको सब बता दी कौन सा क्या काम करता है, तो याददाश्त वाला क्वेश्चन था तो सेरिब्रम करता है उसको। जो सेरिबेलम वाला भाग है, ये भाग है सेरिबेलम, ये वाला हिस्सा, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। क्या काम करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है, बैलेंस बनाता है ये आपका बैलेंस बनाता है। जैसे हम दो तरफ चलते हैं, ये ऐसे चलता है। जो एक होता है मिड ब्रेन, जो पिछली तरफ दिख नहीं रहा है, जो पिछली तरफ होता है मिड ब्रेन, वो देखना और सुनना, समझना तो ये है, देखना और सुनना वो देखता है, दृष्टि। मिड ब्रेन जो होता है, ब्रेन का जो विकास, जो बच्चे के अंदर ब्रेन का विकास 7 साल की उम्र तक ही होता है। 7 साल तक उसका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, जिसका आकार उसको मिलना होता है। 7 साल के बाद उसके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है, एक्टिविटी, खूब एक्टिविटी बढ़ेगी उसकी। तो जितना उसको इस्तेमाल करोगे उतना आपका ब्रेन बढ़ेगा। तो 7 साल के बाद एक्टिवेशन बढ़ता है और उसका डेवलप होता है दिमाग, वो 7 साल की उम्र तक होता है। ठीक, चलिए, ये तो आपका ब्रेन का हिस्सा हो गया। ये हो गया था, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, ये नहीं, अगला करेंगे इससे। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखते हैं, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है बच्चों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये करता है कंट्रोल शरीर के ताप को, हाइपोथैलेमस करता है। हमारा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, गर्मियों हो सर्दियों यही रहेगा तापमान, या 98.6 फ़ारेनहाइट। हालांकि अब कोरोना के बाद WHO ने ध्यान रखेगा 98.8 टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर घोषित कर दिया है। WHO ने कोरोना की बीमारी के बाद 98.8 टेम्परेचर को सामान्य तापमान घोषित कर दिया है शरीर का, कि अगर यहां तक तो हम उसे बुखार नहीं कहेंगे। 98.6 है सामान्य, 98.7 है सामान्य, 98.8 है तो सामान्य। लेकिन आपको आंसर 98.6 ही लगाना है, आंसर यही लगाना है। अगर ये पूछते कि WHO ने कितना घोषित किया है, तब 98.8 लगाना है ना। अगर WHO के बारे में पूछते तब ये लगाना है, और नहीं तो आपका कितना है, यही होता है। इसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का बहुत सारा काम होता है। हाइपोथैलेमस भूख को नियंत्रित करता है। किसको? भूख को, ताप को, भय को, डर, ये सब कंट्रोल कौन कौन करता है? ये सब कंट्रोल आपका हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अगर अग्नाशय में खराबी आ जाए, अग्नाशय मतलब होता है पैंक्रियाज, तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी। क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। इन दोनों, ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों में अग्नाशय में ए और बी में दिक्कत होगी आपको। पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, ये भी बात ठीक है। इंसुलिन ग्लूकागोन नहीं बनेगा, ये भी बात ठीक है। एक्चुअली अग्नाशय जो होता है, पैंक्रियाज जो होता है, इसके ऊपर एक लैंगरहंस द्वीपिका, लैंगरहंस द्वीपिका एक ग्रंथि लगी होती है। कौन सी? लैंगरहंस द्वीपिका एक ग्रंथि लगी होती है। इस लैंगरहंस द्वीपिका में अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। लैंगरहंस नामक व्यक्ति ने खोज की तो नाम पड़ गया लैंगरहंस द्वीपिका। अल्फा, बीटा, गामा 3 तरह की सेल्स होती हैं। अल्फा से ग्लूकागोन और बीटा से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, दोनों हार्मोन्स का काम अलग अलग है। इंसुलिन हार्मोन्स एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में रक्त की मात्रा कंट्रोल, उसको ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल करता है। ग्लूकागोन इंसुलिन का उल्टा काम करता है,
बताऊंगा अभी आपको क्या काम करते हैं। अब पहले ये बताइए कि अगर अग्नाशय खराब हो जाए तो क्या होगा। एक तो ये बात, पाचन क्रिया के बगल में अगर हम देखें तो आप जानते हैं पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट जूस जो निकलता है जिसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों पचाने का रस मौजूद होता है, वो अग्नाशय से ही आता है। किस आता है? अग्नाशय से। हमारे आमाशय में प्रोटीन पचता है, वसा पचती है, पर कार्बोहाइड्रेट नहीं पचती। अग्नाशय से जो जूस निकलता है, पैंक्रियाज जूस बोलते हैं उसको, जो कि क्षारीय होता है, उसमें प्रोटीन को पचाने वाला ट्रिप्सिन, वसा को पचाने वाला लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एमाइलेज निकलता है। तो पूर्ण पाचक रस कहां से निकलेगा? अग्नाशय से निकलेगा। कहां से? अग्नाशय से। अब अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करेगी, ये भी ठीक लग रहा है, और इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा, ये भी ठीक लग रहा है। अब क्या करना, उसी बात पर पहुंचते हैं। लैंगरहंस द्वीपिका अग्नाशय का एक अंग है जो उसके ऊपर लगी होती है, जो उसके ऊपर लगी होती है। मान लिया अगर आपका अग्नाशय खराब भी हो जाए, तो लैंगरहंस द्वीपिका ठीक अगर रहे तो भी निकलते रहेंगे दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोनों निकलते रहेंगे दोनों। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो पूर्ण पाचक रस निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा। लेकिन यहां पे हमको क्या देखना है? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन ग्लूकोन नहीं बनेगा। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। कौन सा लगाइएगा? ध्यान रखना आपको, इंसुलिन और ग्लूकागोन ये बनने बंद हो जाएंगे। पाचन क्रिया पर प्रभाव, क्योंकि क्या है, पाचन क्रिया के लिए जिम्मेदार तो छोटी आंत भी है। लीवर से आने वाला यकृत से आने वाला पित्त भी पचाने का काम करेगा। कुछ भोजन आमाशय में पच जाएगा, भोजन का अधिकांश भाग तो आमाशय में पच जाता है, बचा कुचा भाग छोटी आंत में पच जाता है, उससे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं पचाने के लिए। तो भोजन तो आपका पच जाएगा, पर अगर पूरा ये खराब हो गया अग्नाशय, तो लैंगरहंस द्वीपिका उसका एक अंश है वो भी तो खराब हो जाएंगी। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन बनना बंद हो जाएगा। जब ये बनना बंद हो जाएगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो आंसर बी ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए। मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है कहां पर? अग्नाशय में होता है। लैंगरहंस द्वीपिका से होता है इंसुलिन। खोज किसने करी थी? बेंटिंग और बेस्ट ने खोज करी थी। ये मैंने आपको पहले बताया भी, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड को क्या करता है। इससे पहले ना तीसरे चौथे सेट में इंसुलिन की पूरी व्याख्या मैंने कर रखी है। ग्लूकोज को कैसे ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन को लीवर के पास इकट्ठा करता है, फिर ग्लूकागोन उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सब तीसरे या दूसरे में, तीसरे चौथे में सेट में पूरी व्याख्या कर रखी है, तो यहां व्याख्या अनावश्यक है। इंसुलिन होता है एक प्रोटीन हार्मोन्स। प्रोटीन होने के कारण ही बच्चों इसकी टैबलेट नहीं होती है, इसकी टैबलेट नहीं बनती है इंसुलिन। देखो, डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, T1 और T2। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जब इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, उसे बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। जब इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। जब आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ेंगे तो आपको ना जो नाभि के आसपास लगते ताकि वो सीधा आपके ब्लड में जाए और ब्लड में जाने के बाद वो पूरे शरीर में फैल जाए तुरंत। ऐसे मरीज कम है दुनिया में। बच्चों में ज्यादातर यही डायबिटीज होती है, टाइप 1।
अब तो जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी ये बीमारी होने लगी है, डायबिटीज की, शुगर की बीमारी बोलते हैं इसको, शुगर बढ़ना। अब क्या होता है, टाइप टू होती है जिसमें इंसुलिन कुछ मात्रा में बनता है, नहीं वो कम बनता है। तो ऐसे में आप देसी इलाज करने से, मीठा कम करने से अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हो। वृद्ध लोगों में ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज होती है, ठीक ना। तो टाइप 2 डायबिटीज क्या, वो वृद्धों में ज्यादातर होती है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं होती। आप छोटी मोटी कोई गोली खाने से, टैबलेट खाने से या देसी इलाज करने से इलाज कर सकते हो। मैंने बताया कि उसकी टैबलेट नहीं बनती इंसुलिन हार्मोन्स की, क्योंकि एक प्रोटीन है। जब आप टैबलेट लोगे प्रोटीन इंसुलिन की, तो आपके आमाशय में जाएगा, आमाशय में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम तुरंत निकलेगा, फिर आपकी छोटी आंत में जाएगी, तो उसको जाने में समय ज्यादा लगेगा। यानी इंसुलिन जो आपने टैबलेट ली है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ने में समय ज्यादा लग जाएगा। जब समय ज्यादा लगेगा बढ़ने में, तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी। दूसरी बात, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात क्या होगी कि आपने 100 इकाई इंसुलिन लिया, तो उसका बहुत कम हिस्सा आपके ब्लड में मिल पाएगा, अधिकांश हिस्सा पच जाएगा या फिर आपके मूत्र में और आपके मल में पहुंच जाएगा, प्रोटीन की तरह। अब थोड़ी मालूम है आवश्यक हो कि भाई ये इंसुलिन के लिए लिया, ऐसा नहीं भाई ये इंसुलिन का ऊपर से कोई आया, अच्छा टैबलेट इंसुलिन की आई है क्या, हाँ अवश्य है, अब कोई बात नहीं भाई, इसको सीधे आंत में भेज दो और आंत का पूरे ब्लड में भेज दो, ऐसा तो है नहीं, है ना। अब जो इंजेक्शन है वो पूरा टोटली इंसुलिन होता है। तो जैसे आपको दिया, लगाया आपके पेट में, ठूसा नहीं दे सके तो ब्लड में तुरंत पहुंच गया, इसलिए इंजेक्शन होते हैं, टैबलेट नहीं होती सामान्यतः। अगर टैबलेट होगी भी तो पूरा असर नहीं करेगी। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य मधुर रोग होता है, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, इंसुलिन की कमी से। मां और शिशु के बीच लगने या चूमना निम्न हार्मोन में से किस कारण होता है बच्चों। इंसुलिन तो मैंने बताया आपको डायबिटीज वाला है, ये नहीं होता, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, इसे प्रेम का हार्मोन्स भी कहते हैं। जितना भी प्रेम दुनिया में है, चाहे वो प्रेम प्रेमिकाओं का हो, प्रेमी प्रेमिकाओं का हो, भाई बहन का हो, माता पिता का प्रेम हो, माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम हो, या आपका प्रेम किसी जानवर के प्रति प्रेम हो, अपने कुत्ते के प्रति प्रेम हो, उस प्रेम के दौरान जो भी हार्मोन्स था वो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन ही होता है। बस भावनाएं बदल जाती हैं। मां के प्रति जब ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो भावनाएं मां और बच्चे की होगी। जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच हार्मोन निकलेगा तो भावनाएं रोमांच की होंगी, अलग भावनाएं होंगी। जब दो दोस्तों के बीच प्रेम होगा यानी लगाव होगा तो भावनाएं अलग तरह की होंगी। जब आपका प्रेम आपके किसी पालतू जानवर से होगा तो भावनाएं अलग होगी। पर जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। हार्मोन्स वास्तव में क्या होता है, हार्मोन्स वास्तव में एक प्रकार के केमिकल पदार्थ हैं। इसके अध्ययन को एंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। एंड्रोक्रोनोलॉजी हार्मोन के अध्ययन को बोलते हैं। थॉमस एडिसन ने इनकी खोज करी थी। द फादर ऑफ एंड्रोक्रोनोलॉजी को बोलते हैं थॉमस एडिसन। हार्मोन्स एक केमिकल पदार्थ है जो हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियों में बनते हैं। ये हमारे किसी भोजन में नहीं होते हैं। हम हार्मोन्स को बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते। अब भाई हमने लौकी खा ली बाबा रामदेव जी की, हार्मोन्स अंदर आ गया, वाह हमने आज ये खा लिया, चिकन खा लिया, मटन खा लिया तो हार्मोन्स आ गए। नहीं, भोज्य पदार्थ में हार्मोन्स नहीं होता है। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। जैसे यहां होती है आपकी ब्रेन के पास प्यूज ग्रंथि, यहीं होती है पिट, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी, यहीं होती है आपकी पीनियल ग्रंथि पीनियल, यहां होती है थायराइड पैराथायराइड, यहां होती है ला ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक ना। आपकी फिर यहां होती है थाइमस ग्रंथि चेस्ट में, फिर आपकी किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्रंथि और होती है जनन ग्रंथियां। तो ये अलग अलग हिस्से हैं जहां से हार्मोन्स निकलते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले इससे पहले क्लास में बताया था कि एंजाइम्स ऐसे पदार्थ हैं जो जहां निकलते हैं वही काम करते हैं। एंजाइम हम बाहर से नहीं ले सकते भोजन से, एंजाइम हमारे शरीर में ही बनते हैं, तो वो जहां बनते हैं वही काम करते हैं। पर हार्मोन्स ऐसा नहीं है। हार्मोन्स बनते कहीं है, काम पूरे शरीर में करते हैं।
बनेगा यहां और काम पूरे शरीर में करेगा। दूसरी बात, हार्मोन्स जो होते हैं इस तरह के होते हैं कि कुछ हार्मोन्स तो पूरी बॉडी के लिए काम करते हैं, कुछ हार्मोन्स केवल टारगेट सेल के लिए काम करते हैं, कुछ लक्षित सेल होते हैं, कुछ होती है वो केवल वही काम करेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्पर्म बनाने का काम करेगा, शुक्राणु बनाने का काम करेगा, यौन उत्तेजना बढ़ाने का काम करेगा, वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो जहां लक्षित कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, जो टारगेट सेल्स हैं, वो वही काम करेंगे। या सेमोट्रोपिक हार्मोन्स निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वो पूरी बॉडी के लिए काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स गर्भधारण के लिए काम करता है, वो पूरी बॉडी में काम नहीं करेगा, वो गर्भाशय में काम करेगा। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो पूरी बॉडी में काम करते हैं और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो केवल टारगेटेड सेल पे काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं प्रोटीन और कुछ हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉइड्स। इंसुलिन कैसा है? प्रोटीन है। टेस्टोस्टेरोन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ये हार्मोन्स स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड होता है ऊर्जाकारी पदार्थ, ऊर्जा वाले पदार्थ, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कौन सा है? वो प्रेम हार्मोन्स बोलते हैं, लेबर हार्मोन्स बोलते हैं। लेबर मतलब यहां लेबर से वो लेबर नहीं है परिश्रम वाला, लेबर का मतलब होता है प्रसूति, डिलीवरी ना, जब महिला को डिलीवरी होती है तब यही हार्मोन्स दिया जाता है। और जब गाय भैंस को हम दूध दूहने वाले होते हैं और वो गाय भैंस का जब हम ना धान निकालते हैं, दूध निकालते हैं, तो उसके थनों में दूध लाने के लिए हम इसी हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसको ये हार्मोन्स देते हैं तो गाय भैंस को ये लगता है उनके पेट में कोई चीज है, बच्चा है, वो बाहर निकलना है, तो बाहर वो ना पिछली तरफ जोड़ लगाती हैं। जो ना पिछली तरफ जोड़ लगाएंगी तो जो दूध की जो नसें होती हैं वो खुल जाती हैं। जब वो खुलेंगी तो में दूध भर जाएगा, तो आपके थनों में दूध आ जाएगा। इसीलिए जो गाय भैंस गर्भवती होती हैं, जिनके पेट में बच्चा होता है, उनको इस तरह के इंजेक्शन नहीं दिए जाते। इसीलिए क्या, अगर जैसे आपने इंजेक्शन दिया ऑक्सीटोसिन, वो इंजेक्शन क्या होगा, वो तुरंत पीछे तरफ जोड़ लगाएंगे और हो सकता है वो बच्चे को गिरा दें, बच्चा बाहर निकल जाए कम आयु अवस्था में ही। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है महिलाओं को जब डिलीवरी होने वाली होती है। तो महिलाओं को जब गर्भाशय को फैला देता है, जब गर्भाशय फैलेगा तो गर्भाशय योनि के माध्यम से जो बच्चा है पेट के अंदर वो बाहर आने का प्रयास करेगा। तो यही हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, बहुत हर तरह के काम करता है। दूध निष्कासन हार्मोन्स, प्रेम हार्मोन्स, लेबर हार्मोन, प्रसूति हार्मोन्स, सब ये काम है ऑक्सीटोसिन का। तो बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन के लिए जिम्मेदार है? दूध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का श्रवण करती है। अच्छा, कौन निकालती है? पीयूष ग्रंथि। ये हमारी होती है यहां पर पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। छोटी कौन सी? पीयूष, और बड़ी कौन सी? थायराइड। पीयूष ग्रंथि मुश्किल से 0.6 ग्राम की होती है, बस, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। तो बहुत छोटी होती है पीयूष ग्रंथि, लेकिन इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर, इसको पिट्यूटरी बोलते हैं, पिट्यूटरी बोलेंगे, और इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्योंकि ये ग्रंथि ऐसी है जो अपने हार्मोन्स तो निकालती है, जो ऑक्सीटोसिन है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है, अपन तो निकालती है, बाकी जो हार्मोन्स बॉडी से निकलते हैं उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम भी यही ग्रंथि करती है। जो हार्मोन्स ये तो खुद तो निकालती है, प्लस कैसे जो हार्मोन्स अन्य हार्मोन्स हैं उन्हें भी कंट्रोल करने का काम ये पीयूष ग्रंथि ही करती है। इसलिए बोलते हैं इसको मास्टर ग्रंथि। जैसे हम लोग ना मास्टर हैं, तो हम लोग खुद तो पढ़ते ही है, आपको पढ़ाते भी तो हैं। देखो बच्चों, कोई भी टीचर हो, मास्टर हो, अध्यापक हो या नहीं, उसे हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना चाहिए। जब तक कोई अध्यापक विद्यार्थी है वो हमेशा बच्चों को फायदा पहुंचाएगा, नई नई चीज लाके देगा बच्चों को। और जिस दिन अध्यापक ये समझ लेगा कि अब उसे पढ़ने का सकता नहीं है, वो सब कुछ जानता है, समझ लीजिए उसी दिन से उसकी बुद्धि में कचरा जमा हो जाएगा
कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और जो पानी लगातार चलता रहता है वो कभी सड़ता नहीं है। इसलिए मैंने आपको हमेशा बताता हूं आपको कि हमेशा अध्यापक भी पढ़ते रहने चाहिए, नई नई चीजें सीखती रहनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सब चीजों का ज्ञाता नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए उसको शेयर भी करें। तो बच्चों, हम आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और अपनी तरफ से प्रयास करें कि आपको बेहतर मिले, अच्छा मिले आपको। तो ये तो फर्ज आपका बनता ही है कि सब्सक्राइब के बाद आप लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो ये काम आपको जरूर करना है। आज की वीडियो लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, 1 घंटा 10 मिनट की हो चुकी है। देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाता हूं, क्योंकि देखो थोड़ा मैं ना डिटेल में ज्यादा जा रहा हूं। मुझे लगता है ठीक भी है। आप जब करने बैठ रहे हो तो आपको कुछ चीजों की जानकारी मिल रही होगी। क्वेश्चन तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन उसके संदर्भ में जो जानकारी आपको इस तरीके से हम दे रहे हैं, ठीक है ना आपको, तो ये जानकारी आपको मिल रही है, इसको आप नोट करते चलिए, आपको बहुत फायदा होगा। पिट्यूटरी किसको बोलते हैं, मास्टर किसको बोलते हैं, छोटी ग्रंथि कौन सी है, कितने ना इसको ये ऐसी हार्मोन मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने हार्मोन्स भी निकालती है, जो उसके खुद के अपने ओरिजिनल हार्मोन्स हैं, और जो अन्य हार्मोन्स हैं उन्हें कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स भी निकालती है। ठीक है ना, कौन सी, फ्यूज ग्रंथि। इससे निकलता है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एसटीएच, सेमोट्रोपिक हार्मोन, जिसे बोलते हैं वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं इसको। इसी के कारण हम लंबे चौड़े होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एसटीएच हार्मोन्स, तो भीमकाय, खली पैदा होता है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और इसे बोलते हैं भीमकाया, अतिकाया, महाकाया रोग होता है इसके बढ़ने से, और कम होने से बोनापन। कौन सा रोग होता है, बोनापन होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है, आप सब जानते हैं थायरोक्सिन। आपकी ग्रंथि होते हैं, थायराइड ग्रंथि, थायराइड, कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। इसमें आयोडीन होता है। जो घेंगा, आप तो घेंगा बीमारी नहीं होती है, पहले घेंगा बहुत हुआ करता था, ये ना ग्रंथि फूल जाती है ऐसे करके। घेंगा किस कमी से, आयोडीन कमी से फैलती है। किसमें होता है वो, थायरोक्सिन में होता है। आयोडीन हमें कहां से मिलती है, हमें समुद्री नमक से मिलती है। समुद्री उत्पाद सबसे अच्छा आयोडीन होता है। पूछता हूं कई बार समुद्री उत्पाद कौन सा है, और ज्यादातर समुद्री उत्पाद भी होंगे उस ऑप्शन में, तो सबसे अच्छा जो होता है वो आयोडीन होता है, सबसे उपयुक्त है, कि बहुत जरूरी होता है आयोडीन। ठीक, ये पूछा गया था एक बार कि यदि पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति को सामान्यतः कौन सी बीमारी होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, घेंगा। कि जो व्यक्ति पहाड़ों में रहेगा और वो सेंधा नमक खाएगा, समुद्री नमक नहीं खाएगा, दिमाग में आ रहा हो कि वहां पर तो नमक पहुंच सकता है। ये तो आज की बात, जो संसाधन पहुंच रहे हैं, जब संसाधन नहीं थे तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करते थे लोग, ज्यादातर लोग। जो कच्चा नमक होता है जो समुद्र से नहीं मिलता, तो उस नमक का इस्तेमाल करते थे, उसमें आयोडीन नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, जो टाटा नमक, टाटा जो नमक होता है, टाटा कंपनी ने फ्री में आयोडीन युक्त नमक बनाया था। भारत में आजाद होने के बाद ये बीमारी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। सरकार के पास इतना पैसा था नहीं कि आयोडीन समुद्र से निकाले, वो डाले, क्या करे, तो टाटा ने ये जिम्मेदारी खुद ली थी कि हम लोग समुद्र का जो नमक बनाते हैं उसमें आयोडीन एक्स्ट्रा भी मिलाएंगे, और उसमें आयोडीन होती भी है, ताकि भारत को घेंगा मुक्त कर सके। अब ये बीमारी सामान्यतः भारत में होती नहीं है। आयोडीन कमी से होता है जब घेंगा रोग। कौन सा हार्मोन्स, लड़ो या उड़ो, एड्रेनलिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन हमने पढ़ लिया है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है बच्चों, ये स्त्रियों का हार्मोन्स है, ये महिला हार्मोन्स है एस्ट्रोजन्स। ये महिलाओं में जो पुरुषों वाले ना, जैसे बोलते हैं ना महिलाओं जो गुण होते हैं, जो जनन अंग वगैरह होते हैं, जो महिलाओं में होते हैं जनन अंग, जो स्त्रीत्व के जो गुण होते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है। एड्रेनलिन हार्मोन्स ये होता है लड़ो या उड़ो, इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन्स। कहां से निकलता है, एड्रेनलिन ग्रंथि है, एड्रिनल, एड्रिनल एक ग्रंथि है, 2 ग्रंथि है, कितनी है, 2, दोनों गुर्दे किडनी के ऊपर रहती है ग्रंथि, एड्रिनल, है ना। एड्रिनल हार्मोन्स होता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो इससे निकलता है, किससे निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स, एड्रिनल से। ये हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण है, लड़ो
या ओडो का मतलब ये होता है कि ये आपको विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेने के योग्य बनाता है। जैसे मान लीजिए जैसे कहीं आपकी लड़ाई होगी, आपके दोस्त की लड़ाई हो रही, आपका दोस्त पिट रहा है, सामने देख रहे हो आप, कोई मार रहा है, तो आपके मन में दुविधा है कि द्वंद आएगा, यार जाऊं बचाऊं ना बचाऊं, वो 10-12 लोग हैं, मेरा दोस्त अकेला ही है, मुझे भी मारेंगे, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं क्या करूं। तो लड़ो या उड़ो, या तो लड़ो या भागो, है ना। फ्लाइट एंड फाइट, फ्लाइट एंड फाइट, जाओ या तो भाग जाओ या फिर लड़ो। पुतली फैलाने वाला हार्मोन्स, कोई घटना, अरे ये कैसे हो गया, रोंगटे खड़े करने वाला हार्मोन्स, शरीर के अंदर ठंडक सी पैदा ना, जैसे कभी आप जा रहे हो बाइक से, आराम से जा रहे हो ऐसे, और अचानक सामने कोई एकदम अचानक आ जाए, तो तुरंत आप ब्रेक मारते हो, एकदम आपने ब्रेक मार दी, पूरी तरीके से आप ब्रेक मारते हो, और आपका शरीर कुछ अजीब से महसूस करता है, एकदम घबरा गए आप, उसमें छंद हो जाती है, तो पूरी समय जो छंद के जो ठंडा सा होता है, पूरे शरीर एकदम बिल्कुल रोंगटे से खड़े होते हैं, अरे यार बच गए, बस बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, वो यही हार्मोन्स करवाता है। ये हार्मोन्स इतनी तेजी से निकलता है और पूरे ब्लड में फैलता है कि आपको करता है, तुरंत सचेत करता है, रुको भाई, सेकंडों में काम करता है, सेकंड के हजारवें हिस्से में काम करता है ये हार्मोन्स। ये पूरे शरीर में फैलता है और आपको विपरीत परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है उसको योग्य आपको ये बनाता है। पुतली फैलाने वाला हार्मोन्स, रोंगटे खड़े करने वाला हार्मोन्स, ये सब है। इस हार्मोन्स की वजह से ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना, दबाव बढ़ेगा ना पर ब्लड फैल जाएगा। इसको बोलते हैं जीवनरक्षक हार्मोन्स। कैसे? जब आपका बीपी कम हो जाता है, इस हार्मोन्स देने से व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। किस हार्मोन से? एड्रेनलिन हार्मोन्स। तो जब ब्लड प्रेशर कम होता है उस समय यह हार्मोन्स दिया जाता है, तो बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन्स। कौन सा? एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, अभी हमने पढ़ा था एस्ट्रोन, बोलते हैं थायरोक्सिन, एंड्रोस्ट्रोन, ये इसके ये है आपका हार्मोन एस्ट्रोजन है। क्या ये हार्मोन आपका एस्ट्रोजन है, ये आंसर है। अच्छा बताओ इसके बारे में भी। ये हार्मोन्स महिलाओं में स्त्रीत्व गुण, महिलाओं में जनन अंग, उनकी आवाज पतली करना, है ना, उनका शरीर को थोड़ा सा कोमल बनाना, मधुरता लाना, जनन अंग का डेवलप करना, उसके लिए यही हार्मोन जिम्मेदार है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है महिलाओं में, वो गर्भधारण करने वाला हार्मोन्स है, वो गर्भधारण के लिए उपयुक्त होता है, उसे गर्भधारक हार्मोन्स कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है बच्चों? जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है आपका, वो गर्भाशय में नहीं होता, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब या फैलोवियन ट्यूब बोलते हैं, फैलोवियन भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं हिंदी में, अंडवाहिनी ओविडक्ट में होता है, इसी में होता है। इसी में स्पर्म और प्लस जो एग होता है महिला का, जो गर्भाशय की दीवार में बनता है, अंडवाहिनी के माध्यम से वो यहां पहुंचता है अंडवाहिनी में, और जो अंडवाहिनी में ना, जो अंडवाहिनी अंड को जो लेकर आती है, जो उसको अंडाणु को लेकर आती है, जो एग को लेकर आती है, दोनों यहीं मिलते हैं, एग यानी अंडा। महिलाओं में प्रति माह जो एमसी होती है, मेंस्ट्रुएशन सर्किल बोलते हैं उसको, वो एमसी जो होती है वो अंडाणु बनने के कारण ही होती है। हर महीने में एक अंडाणु बनता है हर माह। जब उस तक उसको स्पर्म नहीं मिलता तो वो बाहर आता है, जब वो बाहर आता है तो अपने साथ पूरे गर्भाशय जो अंदर जो चिपका होता है उस चीज को साथ लेकर बाहर निकलता है, तो उस वजह से वो ब्लड बाहर आता है, उस ब्लड को गंदा ब्लड माना जाता है ना। तो जो होता है वो उससे बोलते हैं एमसी। एमसी होने से पहले ये अंडाणु जो अंडाणु है ये अंडवाहिनी में आता है, और जैसे ही स्पर्म पहुंचेगा तो जो स्पर्म जो शुक्राणु होता है वो लगभग 2 दिन तक, कुल मिला के 48 घंटे, 2 दिन तक, वैसे 72 घंटे तक वो अपनी निषेचन क्षमता को बनाए रखता है। एक स्पर्म, एक शुक्राणु 72 घंटे तक अपनी निषेचन क्षमता को
बने रहता है। अगर वो 72 घंटे उसे अंडाणु नहीं मिला तो भी, अगर मतलब जैसे स्पर्म गया अंडवाहिनी में, अंडाणु अभी पहुंचा नहीं उसके पास, तो 72 घंटे तक वो पहुंचाने की क्षमता रखता है। अंडाणु इस तरह का होता है, स्पर्म इस तरह का होता है। यहां तो जैसे स्पर्म जाएगा इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा स्पर्म, 72 घंटे तक इसकी क्षमता बनी रहती है। कितने घंटे तक? 72 घंटे तक, ठीक ना। चलिए खैर, तो ये तो आपका स्पर्म कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी क्षमता कितने दिन? 1 से 2 दिन तक रखता है। 1 से 2 दिन तक रखता है। इसमें 1 से 2 दिन क्योंकि ऑप्शन में ही है 48 घंटे तक। कितना बा? 2 दिन 48 घंटे में। लेकिन ये केवल ये नहीं कि अच्छा 4900 घंटा हो गया, ओहो अब तक नहीं आया अंडाणु, चलो भाई, ऐसा नहीं होता है। जैसे कुछ लोग दवाइयां खाते हैं, निषेचन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो अनवांटेड जो टैबलेट आती है वो 72 घंटे तक असर करती हैं, यानी निषेचन के 72 घंटे तक वो असर कर सकती हैं। तो अगर एग जो होता है, अगर ऑप्शन में 1 से 2 दिन है तो आप यही लगाइएगा, और अगर 72 घंटे तो आप 72 घंटे लगाइएगा ऑप्शन में। अब दिमाग में अगर 72 घंटे भी हो, 48 भी हो, ये भी हो, 24 भी हो, तो क्या लगाइएगा? उसमें भी आप 48 घंटे लगाइएगा। बताता हूं क्यों। स्पर्म जो होता है, जो कि मेन क्षमता होती है, वो 48 घंटे ही होती है, 24 होती है। लेकिन मैन टू मैन और वुमेन टू वुमेन निर्भर करता है, 72 घंटे तक भी वो निषेचन कर सकता है, ठीक है ना। मेन कितना होता है? लेकिन मेन 48 ही होता है, नहीं 24 घंटे ही होता है। लेकिन 72 घंटे तक भी वो वही अंडवाहिनी में ही बचा रहेगा। 72 घंटे बाद वो अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर स्थानांतरित होता है ना। 72 घंटे बाद स्थानांतरित होता है। अगर 72 घंटे तक आपने टैबलेट खा ली तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आपका गर्भधारण नहीं होगा, ये होती है स्थिति। तो 48 ही लगाना आपको। अगर ये नहीं ऑप्शन तो आपके लगाओगे, फिर आप 72 लगाना आपको, ये इस पर डिपेंड करता है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अच्छा, मानव भ्रूण का हृदय कब करता है स्पंदन? मतलब धड़कन, यानी मानव का जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, वो कितने दिन बाद गर्भाशय में पहुंचकर क्या हृदय धड़कन पैदा होती है? परिवर्धन के यानी निषेचन के प्रथम सप्ताह में नहीं होती, ध्यान रखना। प्रथम में नहीं, तृतीय में नहीं। मैं बताऊं आपको, निषेचन के 23 दिन के बाद, निषेचन के 23 दिन के बाद, और प्रथम महावरी जो एमसी आई थी पहले वाली, कि जब निषेचन हो जाएगा तो एमसी आएगी ही नहीं। निषेचन के होते ना पैसे की एमसी नहीं आती है। तो जो उससे पहले वाला है, जिससे पहले डेट आई थी, मतलब आपकी डेट 1 तारीख को आई थी, तो 1 तारीख को, और आपका निषेचन हुआ 20 तारीख को, तो अगली डेट आनी थी 28 तारीख में, 27 26 तारीख में, अब वो नहीं आई, तो जो 1 तारीख में जो एमसी थी वहां से काउंट होगा, 1 तारीख से। उस 1 तारीख से छठे सप्ताह, कौन सा? छठा सप्ताह, उस 1 तारीख से छठे सप्ताह माना जाएगा, छठा सप्ताह। यानी 4 और 2 6, वही बात हो जाती है, 23 दिन कह लो उसको। फर्टिलाइजेशन कितने दिन बाद? 23 दिन बाद, और उसके 6 सप्ताह बाद। 6 सप्ताह बाद भ्रूण के अंदर प्राण यानी हृदय की धड़कन आ जाती है ना। सामान्य क्या बोलते हैं 3 महीने बाद आती है, ऐसा नहीं होता है। लड़का लड़की ना जब जांच करते हैं वो 3 महीने बाद करते हैं। 3 महीने बाद क्या होता है? 3 महीने बाद उसके लिंग को सही तरीके से देखा जा सकता है कि वो स्त्रीलिंग है बच्चा या बच्चा पुल्लिंग है, कि 3 महीने बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसके जो अंग है उसको सही तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, परिवर्धन के छठे सप्ताह में, कब होता है? छठे सप्ताह में हार्ट में बीट आनी शुरू होती है। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? प्रकाश संश्लेषण जाती है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पूछ रखा? प्रकाश, अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक नहीं बन पाया होगा पीपीटी में, कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण
पौधे करते हैं अपनी पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से किसे तो करते हैं, CO2 करते हैं, यानी CO2 प्लस H2O इजिकल टू C6H12O6 O प्लस O2, ये बनता है ग्लूकोज, ये बनती है ऑक्सीजन। ये पूछ रहा है कि कार्बन, ये मतलब बता दूं आपको, ये होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है इसमें, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 और H2O। H2O से ऑक्सीजन अलग होती है, ऑक्सीजन किससे बनती है, H2O से बनती है। CO2 किस में होता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज का एक अणु बनता है, ग्लूकोज का एक अणु बनता है, ध्यान, और इसके बनते हैं 6, O के कितने हैं, 12। चलो संतुलित बाद में कर लेंगे, संतुलित हो जाती है, अभी आ जाएगा, हम संतुलित कर लेंगे इसको, ठीक ना। चलो मैं इसमें लिख देता हूं इसको ऐसे करके, CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2, ये 6O2 बनता है, 6O2 बनता है, 6 6 दूनी 12, 6 18, 18 6 दूनी 12 और 6 18, 12 6 कितना हो गया, यहाँ पे 12 है ना, इसका तो यहाँ तो 12 आएगा, 12। छह दूनी 12, एस के 12 हो गए, सी कितने थे 6, अभी सी के 6 हो गए, ओके 6 दूनी 12 और 6 18, और यहाँ कितने हो गए 6 दूनी 12 और 6 18, हो गया पूरा। ये होता है, इस होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, कहां से आती हो, जल से आती हो, H2O से आती है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र एब्सॉर्ब करते हैं, बड़े तरीके से तीव्र अवशोषण कर लेते हैं, तुरंत अवशोषण कर लेते हैं। एक्चुअली हम ना जो चीज देखते हैं, हमको जो रंग दिख रहे हैं, ये रंग हमको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये रंग वो उस रंग के प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं, बाकी सबको एब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, है ना। तो नीला और लाल रंग सबसे जल्दी एब्सॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे, नीला और लाल रंग। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे आती है, शैवाल से आती है, एल्गी से आती है। पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं सबसे ज्यादा शैवाल करते हैं, पेड़ नहीं करते ना, पौधे करते, कौन करते हैं, शैवाल करते हैं। पौधे में पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जब अभी हमने पढ़ा था वो होती है अभिक्रिया, उसे होता है फोटोसिंथेसिस। और ये कहां होती है, पत्तियों में होती है, और कुछ तने में भी, जब तक तना हरा होता है तो वहां पर भी यह अभिक्रिया होती है। केवल एक जंतु ऐसा है, यूग्लिना, यूग्लिना ये जंतु है जिसमें ये अभिक्रिया होती है। यूग्लिना जो है वो जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी है। केवल हरे पौधे जिसमें प्रकाश, जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, पत्ती का भाग है क्लोरोप्लास्ट, उसमें होता है वर्ण क्लोरोफिल, वही पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें भी ये थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो कुछ मात्रा में अपना भोजन अपना बना लेता है। कौन सा, यूग्लिना। क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक क्या है, मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक है, ध्यान रखिएगा। इसी के कारण से, मैग्नीशियम के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है, और हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का मेन घटक कौन सा है, मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है, लाल प्रकाश। लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण, लाल रंग में, उसके बाद बैंगनी रंग में होता है, पहले रेड है और फिर आपका वायलेट है, यानी बैंगनी रंग है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी लंबी हो रही वीडियो डिटेल पढ़ने से। कृत्रिम प्रकाश पर्णहरित नष्ट कर सकता है क्या, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है।
पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सी इसका आंसर। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण संभव है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे आते हैं जो कमरे के अंदर ही रहते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, पत्तियां ऑक्सीजन छोड़ती हैं, तो उनके लिए प्रकाश कहां से आएगा? बल्ब से तो आएगा, ट्यूबलाइट से प्रकाश आएगा। तो कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण का कारण बन सकता है कौन? कृत्रिम प्रकाश। पौधे में फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम और जाइलम ये दो भाग होते हैं। फ्लोएम ऊपर से नीचे तक आता है और जाइलम नीचे से ऊपर जाता है। ये फ्लोएम करता है आहार का वहन, है ना, जैसे आपको पेड़ है ये, अब यहां पत्तियां लगी हुई हैं, ये पत्तियां हैं, ये पत्तियों में जो भोजन बनेगा, जो भोजन कहां बनेगा? पत्तियों में किस अभिक्रिया से प्रकाश संश्लेषण, तो जो भोजन बनने का जो नीचे आता है और पूरे पेट में फैलता है वो फ्लोएम की वजह से फैलता है। पानी कहां से आएगा? पानी जड़ों से आएगा, पानी कहां से आएगा? जड़ों से। तो जड़ से जो पानी ऊपर पहुंचेगा वो जाइलम होगा, वो कौन सा उत्तक होगा? वो जाइलम होगा। और जो भोजन लेगा फ्लोएम, जो भोजन लेगा कौन सा? फ्लोएम। और जो जल ले जाए जाइलम, जहां से जल जहां से जाइलम, जहां से जल और जहां से क्या? जाइलम। जल वहन के लिए कौन जिम्मेदार है? जाइलम। जय जय। फ्लोएम किसके लिए है? भोजन के लिए है। एक बात और, जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से जो प्राप्त करती हैं जल, वो प्राशन विधि होती है। बहुत बार क्वेश्चन एसएससी में आया है, कौन सी विधि है? प्राशन विधि है। यानी जो जड़ें जो मिट्टी से जो जल एब्जॉर्ब करती हैं वो प्राशन विधि से करती हैं। किससे करती है? प्राशन विधि से करती हैं। निम्नलिखित कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म पोषक नहीं है। बोरोन, जस्ता, तांबा ये सब सूक्ष्म पोषक है, ये सूक्ष्म पोषक नहीं है, मीडियम पोषक है, सोडियम नहीं होता है। बोरोन ये सब क्या है? ये सूक्ष्म है। किसी पौधे के लिए 17 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं, जिसमें एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी पोटेशियम। एनपीके सबसे आवश्यक अंग हैं, सबसे आवश्यक खनिज पदार्थ हैं पेड़ के लिए। वैसे कितने चाहिए होते हैं? 17 चाहिए होते हैं। उसमें बोरोन, जस्ता, तांबा ये सब सूक्ष्म में आते हैं। एनपीके किसमें आता है? दीर्घ में आता है। ये दीर्घ है, ये बड़ा चाहिए, ये मध्यम में आता है। तो एनपीके सबसे ज्यादा चाहिए होता है पेड़ पौधे। कुल कितने चाहिए होता है? 17 पदार्थ चाहिए होते हैं। कौन सा पादप हार्मोन्स है? हम पढ़ चुके हार्मोन्स तो साइटोकाइनिन होता है, ये हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन। महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, फलों को खिलाने का काम करता है, पेट को मोटा बनाने का काम करता है साइटोकाइनिन। सूखा सहिष्णुता संबंधित है। सूखा हार्मोन, सूखा ना, ये आप समझे नहीं होंगे। सूखा सहिष्णुता इसका मतलब होता है कि जो पेड़ थोड़े से जल को सहन कर सके, इसमें अगर पानी नहीं आया तो भी कोई समस्या नहीं है, पानी नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। ऐसा कौन सा हार्मोन है? ऐसा हार्मोन बच्चों जिब्रेलिन होता है। गैसीय स्थिति में पाया जाना हार्मोन कौन सा है? एथिलीन हार्मोन है। ये हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और ये पौधों जो फल आते हैं उनको पकने का काम भी एथिलीन करता है। एसिटिलीन से ये हार्मोन्स निकलता है, तो कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए उसमें एथिलीन भी आ सकता है ऑप्शन में, और एसिटिलीन भी आ सकता है। या क्या हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने कौन से कहते पड़ते हैं? एसिटिलीन हो गया। एथिलीन है, एथिलीन हार्मोन्स होता है वास्तव में जो पौधों के अंदर होता है। बोलते ना, जो टपके वाला आम खा रहे, टपके वाला आम यानी वो पेड़ पर ही आम पक गया तो उसमें एथिलीन होता है, वो एथिलीन पकाता है। जो हम पकाते हैं बोलते पाल का आम है, ये रखा हुआ पकाया हमने, उसमें हम एसिटिलीन, वो एसिटिलीन होता है। इससे ही वो हार्मोन्स का श्रवण होता है, इससे गैसीय हार्मोन से निकलता है एथिलीन। किससे? एसिटिलीन से। पौधा सूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए क्या भी होता है? परागकोश ही होता है। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण बच्चों फूल में मिलता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते, एक साथ परिपक्व नहीं होते, तो उन्हें भिन्न कला परिपक्वता बोलते हैं। भिन्न कला परिपक्वता बोलेंगे।
ये गन्ने की किस्म है। किस किस्म में गन्ना 48? ये गन्ने की किस्म होती है। लिटमस पेपर किससे बनता है? लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहां पर? काकीनाडा। काकीनाडा में लग रहा है। और किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। ये भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? काकीनाडा में। शायद कौन कर रहा? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। बायोडीजल का मतलब होता है ना, जो हम बायोडीजल प्राप्त करते हैं, वो एक आता है एक पेड़, जट्रोफा बोलते हैं उसको, जट्रोफा, या एक नाम है इसका रतनजोत। तो रंग का बादशाह, रंग का बादशाह बोलते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, रतनजोत, जट्रोफा, एक होता है करंज। जट्रोफा, रतनजोत तो एक ही है। इसके नीले रंग के फूल होते हैं। इसके बीज से, किससे? बीज से तेल प्राप्त करते हैं, वो होता है बायोडीजल। करंज अलग प्रकार का है, उसके भी बीज से तेल प्राप्त करते हैं, ठीक ना। इसको रंग का बादशाह बोलते हैं। किसको? जट्रोफा को, रतनजोत को, ठीक ना। अब जो यहां लग रहा है पॉइंट से, इसको कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। चलिए आज 200 क्वेश्चन रखते हैं। अब जो 50 क्वेश्चन है वो बात जो अगली क्लास में होंगे। मुझे लगता है कि इस लगभग 1-1.25 घंटे क्लास में हमने केवल 50 क्वेश्चन नहीं किए हैं, सैकड़ों क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना। बहुत से बातें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, और बहुत से मैंने आपको जल्दी जल्दी बताई हैं। जहां डिटेल की आ सकती है वहां डिटेल बताइए, जहां आ सकती है आपको डिटेल नहीं बताई है। तो जो बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें पहली बार, और जो पहले से हैं वो लाइक जरूर करें। ठीक बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आपके एग्जाम बढ़िया हो, आपके अगले सारे दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।